वाला और बातों में इतना विटी ह्यूमर है कि ये खुद का भी मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते। जाट नौकरी कर ले, बहुत कैड़ा काम है और उसको निभा ले, वो उतना ही कैड़ा काम। ओलंपिक्स में मेडल की जैसे फैक्ट्री लगा रखी है। अकेले इस स्टेट ने 30% ओलंपिक में मेडल लाए। पैरालंपिक में भी इस साल 84 में 23 एथलीट्स हरियाणा से गए। जहां 2012 में इसमें 1-2 मेडल आया करते थे, 2014 के बाद से मेडल की लाइन लग गई है। इस बार भी 29 मेडल आए। हरियाणा के नाम पर जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, जनरली आप देखोगे नेगेटिव मिलेंगे, लेकिन सच ये है कि डिफेंस फोर्सेस में हर 10 में से एक आदमी हरियाणवी है। आर्मी में 10%, एयरफोर्स में 12 और नेवी में 17% लोग हरियाणा से जाते हैं। नेवी के अंदर डीप सी पेंटर की जॉब होती है, 50% लोग वहाँ पे हरियाणवी हैं। देश के बाहर भी यहाँ के लड़कों ने लठ खड़ा रखा है। खालिस्तानियों के सामने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग भारत का झंडा लेकर चलते हैं, ज्यादातर उसमें आपको हरियाणवी मिलेंगे। यहाँ से सारे बंदे हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि पंजाब की तरह यहाँ ड्रग क्राइसिस उतनी ज्यादा नहीं है और दूध दही का खाना चलता है। महाभारत से लेकर पानीपत तक हरियाणा में लड़ाइयाँ बहुत हुई। सारे बारबेरिक इन्वेजर्स को बाकी भारत में फैलने से हरियाणा ने रोका है एक दीवार बनके। इसलिए यहाँ के लोगों में एग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। दूध दही घर में होता है, लेकिन बाकी खाना आप देखोगे मोस्टली ग्रेन्स है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में स्टोर करके रखने में लंबे टाइम तक यही चलते थे। इसीलिए कोई आपको फैंसी लोकल कुजीन देखने को नहीं मिलती है। देसी और हेल्दी खाना है यहाँ। अलग अलग किंगडम, डायनेस्टी और इतनी सारी वॉर्स की वजह से यहाँ पर एक कास्ट प्राइड भी काफी ज्यादा है। सोसाइटी इंडिविजुअल से ज्यादा कलेक्टिवली सोच रखती थी, इसलिए आज भी बहुत सारे फैसले पंचायत में ही होते हैं। अब यहाँ पे आने वाले हैं इलेक्शन, तो अपनी स्टेट सीरीज की वीडियो में आज जानते हैं इस स्टेट की कहानी क्या है। आइए देखते हैं। हरियाणा के बारे में पिछले 3-4 सालों में एक चीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देश में अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये स्टेट काफी बेकार परफॉर्म कर रहा है और अब पंजाब की तरह यहाँ के भी लोग डंकी मार के यूएस और यूरोप इलीगली जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो देश के अंदर डेटा साइंस की जॉब्स बहुत ज्यादा डिमांड में है और इसके लिए स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसे टैलेंट शॉर्टेज के टाइम पर आप ये अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो डेटा साइंस का कोर्स करके। कोडिंग स्कूल का डेटा साइंस कोर्स आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको एसेंशियल डेटा साइंस टूल्स और टेक्निक्स जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन के साथ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जैसे जनरेटिव एआई के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ये कोर्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने डिजाइन करा है और इसमें आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने को मिलते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। लाइव क्लासेस में इंस्ट्रक्टर से आपको रियल टाइम फीडबैक और सपोर्ट मिलता है। कोर्स पूरा करने पर एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये आपको डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस के साथ रेज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं और इनके डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल पर आपको जॉब रेफरल मिलता है। ओडिन स्कूल के पास 500 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, जिससे आपकी जॉब एक लीडिंग कंपनी में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकी अपकमिंग कोहॉर्ट की डेट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और इसकी फीस है 75,000 प्लस जीएसटी। लेकिन आपके पास दो पेमेंट ऑप्शन है। अर्ली बर्ड ऑफर यूज करके आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा और बाकी पेमेंट आप ईएमआई में कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि शुरू में आप 40,000 प्लस जीएसटी पे कर सकते हो और बाकी फीस आप जॉब लगने के बाद अपने एनुअल सीटीसी से 10% डिडक्ट करवा सकते हो। मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि एक बार इनका लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक जरूर कर लेना। हरियाणा भले ही आजकल ज्यादा हेडलाइन में ना रहता हूं, लेकिन इस रीजन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के राखीगढ़ी विलेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन की 7000 बीसी पुरानी साइट्स मिली है। यही वो जगह है जिसकी डीएनए टेस्टिंग ने प्रूव करा कि आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से बकवास और गलत है। इंडस वैली अपने टाइम की बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। ड्रेनेज सिस्टम, कंस्ट्रक्शन, आर्टिसन वर्क सब कुछ बहुत एडवांस था और हरियाणा के एक मेजर एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हुआ करती थी। बाद में इसी रीजन में बनता है कुरु किंगडम। ये उसी किंगडम का मैप है। इसमें आज का पूरा दिल्ली, कुछ यूपी और राजस्थान और पंजाब के भी कुछ रीजन आते हैं। इस कुरु रीजन में ही हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पांडवों और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, जो हरियाणा में ही आज पड़ता है। अगर आप हरियाणा या इसके आसपास के रीजन से हो तो आपने बेरी नाम जरूर सुना होगा। लोग बेरी देवी टेम्पल जाते हैं। बेरी झज्जर में एक माँ दुर्गा का टेम्पल है। लोग ऐसा मानते हैं कि भीम जब हिंगलाज पर्वत से दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर आ रहे थे तो थक गए थे, तो एक बेरी के पेड़ के नीचे उन्होंने मूर्ति रख दी और यहीं पर आज ये मंदिर बन गया है। शादी के बाद हो या बच्चों का मुंडन, बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पर जाते हैं। जब 6th सेंचुरी बीसी आई तब महाजनपद बनने लगे और मगध का रीजन बहुत पॉपुलर हो गया। तो जो हरियाणा वाला रीजन इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। यहाँ पर कुछ लोकल डायनेस्टीज रूल करती थी। इसमें तोमर डायनेस्टी काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर आता है साल 1400 जब तिमूर इस पूरे रीजन पे अटैक कर देता है, जिसमें अहीर और जाट को उससे कुछ रेजिस्टेंस तो मिलती है, लेकिन इवेंचुअली उस रीजन को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद ये पूरा रीजन करीबन 400-500 सालों तक मुगल्स के अंडर ही रहा। मुगल के टाइम पर ये रीजन
रीजन दिल्ली सूबे के अंडर आता था। मोस्टली लोग खेती किसानी करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था, इसलिए लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। इसलिए जो कास्ट आइडेंटिटीज थी वो ज्यादा रिजिड नहीं थी और 36 बिरादरी मिलजुल के रहा करती थी। लोग प्रोफेशन के हिसाब से अपनी कास्ट को बदल भी लिया करते थे। कन्वर्जन के भी अगेंस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था। पूरे रीजन में रिलीजियस आइडेंटिटी से ज्यादा कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। जमीन पर भी कलेक्टिवली सबका हक होता था। सोसाइटी के सब लोग मिलकर खेती किसानी चलाते थे। यही चीज आगे जाकर पंचायत सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन फिर साल 1782 में कुछ ऐसा होता है जो उस रीजन को हमेशा के लिए बदल के रख देता है। ये था चालीसा फैमिन। यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जान चली गई थी और हरियाणा पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा इस फैमिन के बारे में बात नहीं होती है, लेकिन ये फैमिन हरियाणा के लिए बहुत डिजास्टरस थी। आधे से ज्यादा गांव खाली हो गए थे। सिरसा जो एक मेजर टाउन था वो खाली हो चुका था। हिसार में भी कुछ फैमिलीज ही बची थी। बाकी सारे लोग या तो भूख से मर गए या जल समाधि ले ली और जो बचे वो कहीं और माइग्रेट कर गए। इस फैमिन की वजह से इस पूरे रीजन की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो गई। इसका इफेक्ट 1800 तक देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा के लोग जमीन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए धीरे धीरे लोग अपने गाँव वापस लौटने लगे। और ये चीज आज भी हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी स्पेशल है। वो कहीं भी रह लेंगे लेकिन अपने गाँव देहात से हमेशा जुड़े रहते हैं। हरियाणा की हिस्ट्री का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था वो था 1857 का विद्रोह। 1857 के बारे में सबको मेरठ छावनी और मंगल पांडे की कहानी याद आती है, लेकिन मेरठ की 3rd बंगाल लाइट कैवलरी में 80% लोग उस टाइम पे हरियाणा के जाट और राजपूत थे। अब इस रिवोल्ट का मेन रीजन बताते हैं कि अंग्रेजों ने गाय के मांस से बनी हुई बुलेट का यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन हरियाणा में जो विद्रोह हुआ उसके और भी कई सारे रीजन थे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, पंचायत सिस्टम को हटा रहे थे। अब हर फैसले में ब्रिटिश सरकार अपनी मोहर लगाती थी। अब हरियाणा के लोग मोहर से ज्यादा पंचों की इज्जत करते, इसलिए वहाँ के पंचायत के फैसले को मानते थे और इसीलिए हर बड़े फैसले पंचायत में ही होते थे। अंग्रेजों को लगा कि इनको हटा देंगे तो अंग्रेजी कानून पढ़ा के अपना सिस्टम बिठा देंगे तो यहाँ के लोगों को दबाना आसान हो जाएगा। उन्हें कहाँ पता था कि वो अपने सिर पे लठ बजवाने का काम कर रहे हैं। पंचायत पर ताला मारने के बाद ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि वो हरियाणा के लोगों से उनकी जमीन छीनने का प्लान बना ले। जो जमीन लोग कलेक्टिवली ग्रुप में ओन करते थे उसको ब्रिटिशर्स ने प्राइवेट ओनरशिप में बदल दिया। सडनली प्राइवेट ओनरशिप आ गई। उसने कहा मुझे शादी करनी है। किसी ने कहा शादी करनी है, 2 किले सरकार है और शादी करनी है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मैं सरकार हाँ सरकार सकता है, चल महाजन के पास पैसे ले ले। अच्छा उसने ले लिए, उसको तो मजा आ गया। अगली बार उसने कहा घर बनाना है, घर बना, 2 किलो और सरकार दी। ये एक और ऐसा घातक कदम था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव खिसकने वाली थी। इसके बाद अंग्रेजों ने गांव के पटवारी को सरकारी नौकर बना दिया। ये पटवारी रिपोर्ट बनाता था कि गांव में कितनी फसल हुई है और उसके हिसाब से अंग्रेज अपना लगान वसूलते थे। अपना आदमी बिठा के अंग्रेजों ने इस सिस्टम को भी रिग करने की कोशिश करी और इससे हरियाणा के लोगों में अनाप शनाप सरकारी टैक्स लगने लगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरी को भेजकर हरियाणा में कन्वर्जन भी शुरू कर दिया। जो हरियाणवी बारबेरिक इन्वेजन के तलवारों से नहीं कन्वर्ट हुए वो चावल की 2 बोरियों के लालच में कहां फंसने वाले थे। इसीलिए इनका ये प्लान भी हरियाणा में बुरी तरह से फेल हो गया। इन सब रीजंस की वजह से रेवाड़ी के राव तुलाराम, बल्लभगढ़ के राजा नहर सिंह, झज्जर, फर्रुखानगर और दादरी के नवाब ये सारे लोग मिलकर जाते हैं और ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देते हैं और दिल्ली से अंग्रेजों को खदेड़ के भगा देते हैं। इस टाइम पर जो दिल्ली की गद्दी थी वो बहादुर शाह जफर के नाम पर थी, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे और अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन राजा नहर सिंह जी ने जाकर उनको कहा कि भैया अंग्रेजों के खिलाफ रिपोर्ट में हमारा साथ दो और इसे कन्विंस भी कर लिया। और इस तरह से 1857 में जो आजादी की पहली लड़ाई हुई उसको हरियाणा ने लीड किया। 1800 के टाइम हरियाणा एक और मार झेल रहा था। 1824 में देश के अंदर वहाबी मूवमेंट शुरू हो गया था जिसका मकसद था इस्लामिक जिहाद। ये लोग नॉर्थ वेस्ट से सिखों को भी हटाना चाहते थे। अब एक तरफ वहाबी मूवमेंट था जिसने हरियाणा के मुसलमानों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज ने चावल की बोरियां बांटने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। और इसीलिए 1875 आते आते स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। ये एक हिंदू रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। इन्होंने खुल के कन्वर्जन और मिशनरीज के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ये चाइल्ड मैरिज का भी अपोज करते थे और विडो रीमैरिज से लेकर गर्ल एजुकेशन जैसे रिफॉर्म की बात करते थे। ये वेदों को सबसे ऊपर रखते थे, इसलिए मूर्ति पूजा के भी अगेंस्ट ये बात करते थे। इसके साथ गौ रक्षा और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते थे। दूध दही का खाना खाने वाले हरियाणवी लोगों ने इनको खुल के सपोर्ट करा और गाँव गाँव में पॉपुलर होते चले गए। आज भी हरियाणा के अंदर बहुत सारे आर्य समाजी लोग आपको मिलेंगे। जब तक आर्य समाज हिंदू धर्म के रिफॉर्म की बात कर रहा था तब तक अंग्रेजों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के सेशन अटेंड करने शुरू करे और भारत की आजादी की बात करनी शुरू करी, अंग्रेजों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया और इनकी हर एक्टिविटी पे वो नजर रखने लगे। सीआईडी की रिपोर्ट बना के लिखते थे कि ये बहुत डेंजरस लोग। लेकिन अभी तक की जितनी स्टोरी आप सुन रहे हो यहाँ पर हरियाणा की बात तो हो रही है, लेकिन उस टाइम पर ये स्टेट अलग से एग्जिस्ट नहीं करता था। ये पंजाब का ही पूरा पार्ट हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ये हरियाणा वाले रीजन से काफी चिढ़ते थे। इसका रीजन था कि 1857 के रिवोल्ट में जो पंजाब से आने
वाले सोल्जर्स थे उन्होंने ज्यादा रिवोल्ट नहीं करा था। और बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुई तब भी पंजाब से जो सोल्जर आ रहे थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ ही लड़ रहे थे। लेकिन हरियाणा के लोग और यहाँ के सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। लेकिन क्योंकि ये दोनों स्टेट अलग अलग नहीं थे, इसलिए जो सारा डेवलपमेंट और पॉलिसीज होती थी वो अंग्रेजों ने पंजाब वाले रीजन के लिए देनी शुरू कर दी। मेजर यूनिवर्सिटी, स्कूल, पब्लिक प्रोजेक्ट सब उसी रीजन को मिलने लगे और हरियाणा वाला जो रीजन था वो पीछे होता चला गया। हरियाणा में डेवलपमेंट बस 2-4 सिटीज तक लिमिटेड रह गया। भिवानी एक ट्रेडिंग टाउन था, यहाँ पर घोड़े और कपड़े बिकते थे, तो ये थोड़ा डेवलप हो गया। गुड़गांव और रोहतक जैसे टाउन थोड़े डेवलप हो गए क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गए थे। अंबाला में कैंट एरिया था तो वहाँ की भी हालत थोड़ी सुधर गई। और जीटी रोड एक बहुत पुराना ट्रेड रूट था तो उसके आसपास जो गाँव पड़ते थे वो भी थोड़े थोड़े से इंप्रूव हो गए। लेकिन लार्जर जो हरियाणा का रीजन था उसमें कुछ खास काम नहीं हुआ। इनफैक्ट 1911 में जब अंग्रेज कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए तो वहां पर भी हरियाणा को काट के इन्होंने नई दिल्ली का पूरा रीजन बनाया है। ये जो रायसीना हिल्स है, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, लेटेस्ट दिल्ली का जो एरिया कहा जाता है, ये सब भी हरियाणा का पार्ट हुआ करता था। 150 गांव बसते थे यहाँ पर। इन्हें हटा के इन्होंने राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और बाकी सारी सरकारी बिल्डिंग्स बनाई थी। ये मैप देखो, इसमें भी आप देख सकते हो कि दिल्ली को हरियाणा से ही कार्व आउट करके बनाया गया है। इनफैक्ट आज तक भी दिल्ली के ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो उस टाइम पर हरियाणा का पार्ट हुआ करते थे। खैर फिर आता है 1947 और इसमें हमारी आजादी के साथ साथ पार्टीशन भी हो जाता है। इसकी वजह से जो पंजाब का भी रीजन था उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है और इसलिए पंजाब के रीजन से भी एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड आनी शुरू हो जाती है। 1955 तक पंजाब में पंजाबी सूबा मूवमेंट अलग से शुरू हो गया था। इसके सपोर्ट में लोग वायलेंट भी हो चुके थे। नारे लगते थे कि पंजाबी सूबा अमर रहे या सीने विच गोली खावांगे, पंजाबी सूबा बनावांगे और कई सारे एरियाज में इसके लिए दंगे तक हो चुके थे। In the streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs, because the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The Hindus are violently opposed to it. इस टाइम तक हरियाणा को भी रियलाइज हो गया था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पंजाबी रीजन पे बहुत फोकस दिया गया है, हरियाणा की कभी किसी ने बात नहीं करी है। तो हरियाणा के जो लीडर थे इन्हें लगा कि अच्छा मौका है, हम भी अपने अलग स्टेट की डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए चौधरी देवीलाल सिंह जैसे जो लीडर्स थे इन्होंने एक प्रॉपर कमीशन बनाने की मांग करी जिससे पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया जा सके। 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस जेसी शाह कमीशन बना और इनका काम था कि लैंग्वेज के बेसिस पर पंजाब और हरियाणा को डिवाइड किया जाए। यानी जिस भी रीजन में डोमिनेंट पॉपुलेशन पंजाबी स्पीकिंग वो एरिया पंजाब को मिल जाएगा और जो बाकी हिंदी वाला रीजन है वो हरियाणा के पास आ जाएगा। 31 मई 1966 शाह कमीशन पंजाब और हरियाणा को डिवाइड करने की अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। शाह कमीशन के हिसाब से जो संगरूर और खरार डिस्ट्रिक्ट था जिसमें चंडीगढ़ भी आता है, ये भी हरियाणा को मिलने थे, लेकिन संगरूर पंजाब को दिया गया और जो चंडीगढ़ था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जो दोनों ही स्टेट की कैपिटल बन जाती है। जब 1966 में दोनों स्टेट डिवाइड हुए उस टाइम तक इनके बीच की जो एनमिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हरियाणा ने अपने स्टेट में सेकंड लैंग्वेज पंजाबी की जगह तेलुगु को चूज करना प्रेफर करा। लैंग्वेज के अलावा दोनों स्टेट के बीच काफी टेरिटोरियल और वाटर डिस्प्यूट भी शुरू हो चुके थे। सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो बनाया जा रहा था ताकि जो हरियाणा है उसके पास पानी आ सके, ये प्रोजेक्ट आज तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसको बनाने की जब कोशिश हुई तो पंजाबी मिलिटेंट्स ने इंजीनियर को जाके गोली मार दी थी। आज तक भी कोर्ट इंटरवीन करते रहते हैं लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और पंजाब की सरकार साफ मना कर देती है कि उनके पास इनफ वाटर अवेलेबल ही नहीं। अपना स्टेट बनाने के बाद 1960s में हरियाणा की इकोनॉमिक हिस्ट्री का पहला वाटरशेड मूवमेंट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के फॉर्म में। हरियाणा में वैसे ही फसल बहुत ज्यादा होती थी और जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के लोगों को मिला। हरियाणा देखते देखते पूरे भारत का एक लीडिंग व्हीट और राइस प्रोड्यूसर बन गया था। बढ़िया बीज, सिंचाई के लिए पानी और सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर, इनका जब कॉम्बिनेशन लगा तो हरियाणा की फसल की पैदावार देखते देखते 10-20 गुना बढ़ चुकी थी। हरियाणा की फसल पूरे देश की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रही थी। जो गेहूं चावल हम इंपोर्ट किया करते थे वो कुछ सालों में भारत एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हरियाणा के गांवों में पैसा भी पहुंचने लगा था, लेकिन केमिकल वाली खेती से हमारी फसल में जो जहर मिला है, जिस तरह से हमारा वाटर लेवल नीचे गया है और जिस तरह से पूरे देश में डायबिटीज का लेवल ऊपर जाता जा रहा है, ये सब भी काफी कंसर्निंग है। लेकिन खैर उसकी बात हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाले वीडियो में अलग से करेंगे। अभी बात करते हैं हरियाणा की। स्टेट में चुनाव आ रहे हैं लेकिन हरियाणा की अगर आप शुरू के कुछ साल देखोगे तो पॉलिटिकली ज्यादा स्टेबल नहीं थे। हरियाणा बनने के पहले 3 साल के अंदर 2 बार तो सीएम बदले और 1 बार तो प्रेसिडेंट रूल भी लग गया। 70 से 80s का अगर आप दौर देखोगे तो बंसीलाल, ताऊ देवीलाल और भजन लाल, यही 3 लीडर थे जिनके बीच में सीएम की कुर्सी बदलती रहती थी। लेकिन 80s में हरियाणा में कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। फरीदाबाद में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बनी और गुड़गांव के अंदर मारुति सुजुकी का पहला प्लांट संजय गांधी जी की वजह से लग चुका था। लेकिन 80s में ही भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसने हरियाणा की सोसाइटी को बहुत पीछे धकेल दिया। ये थी
अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। इससे होने वाले बच्चे के जेंडर पता चल जाते थे। हरियाणा के लिए टेक्नोलॉजी एक श्राप की तरह बन के आई थी, क्योंकि अब हरियाणा में फीमेल फेटिसाइड और इन्फेंटिसाइड का नंबर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। ये चीज इतने बड़े लेवल पर हो रही थी कि 91 का जब सेंसस हुआ तब हरियाणा का सेक्स रेशियो पूरे भारत में सबसे खराब कंडीशन में था। अगर इकोनॉमी में वापस आए तो 91 में हुआ था लिबरलाइजेशन। इसका भी हरियाणा के कुछ जो पार्ट थे उनको फायदा मिलता है। डेवलपमेंट की पेस 90s में बढ़ चुकी थी। 97 में डीएलएफ ने जनरल इलेक्ट्रिक को कन्विंस कर लिया कि वो अपना ऑफिस यहाँ पर सेटअप कर दे। इसके बाद जंगल और खेतों का जो एरिया था वो एक ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग हब गुड़गांव के नाम से बन के निकलता है। आज भी आप यहाँ की साइबर सिटी में ड्रोन शॉट देखोगे तो पाकिस्तानी देख के बोलते हैं ये तो ग्रीन स्क्रीन है, ऐसी तो सिटीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, फिर नहीं, ये इंडिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस सब डेवलपमेंट के बीच खेती की जमीन का अच्छा मुआवजा मिला तो बहुत सारे लोगों ने जमीन बेच के फॉर्च्यूनर खरीद ली और ये लोग अमीर बन गए। हरियाणा में इसी टाइम पर आप देखोगे गैंगस्टर कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ा है। एक्सटॉर्शन, मर्डर, गैंग वॉर, लैंड ग्रैबिंग, ये सब अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। इसी वजह से आप कह सकते हो कि हरियाणा की जो इमेज है वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो जाती है। और जो हरियाणा में खासकर गुड़गांव एरिया में गैंगस्टर कल्चर बन रहा था वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था, दिल्ली में भी ये जाने लगा था और बाकी स्टेट्स के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करने लगे थे। और ये हरियाणा की ग्रोथ स्टोरी में अगर देखें तो सबसे बड़ा रोड़ा बन के निकलते हैं। फिर 2004 में आती है हुड्डा सरकार। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल के लिए हरियाणा के सीएम बनते हैं। ऐसा कहते हैं कि पूरे गैंगस्टर कल्चर को काफी हद तक जो कंट्रोल किया है वो इनकी सरकार ने किया है। इनके रूल में पुलिस ने बहुत सारे एनकाउंटर करे थे जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है। हुड्डा सरकार को काफी प्रो कॉर्पोरेट भी माना जाता है। इससे इनकी सरकार में काफी सारे बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज भी बनी थी, जिसकी वजह से काफी सारी जो मेजर कंपनीज हैं वो हरियाणा में अपना बिजनेस सेटअप कर पाई थी। I fixed the floor rate for the whole of state, so there is no confusion. The land acquired or land purchased by any private party, the owner gets good price. लेकिन वहीं दूसरी तरफ हुड्डा सरकार के ऊपर बेतहाशा करप्शन के भी चार्जेस लगते हैं। इस टाइम पर हरियाणा को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला था, क्योंकि 2004 से 14 के बीच में सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इसी टाइम पर कांग्रेस के जो खास लोग थे उन्होंने गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी में इतना पैसा बनाया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन क्योंकि गुड़गांव डेवलप हो रहा था इसलिए जो 2010 का टाइम था वो हरियाणा की इमेज मेकओवर का टाइम बनता है। गुड़गांव एक मेजर आईटी हब बन चुका था, लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हरियाणा का जो परसेप्शन था वो तेजी से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। हरियाणा अब एक रेसलिंग पावर हाउस की तरह देखा जाने लगा था। चाहे कॉमनवेल्थ देख लो, चाहे ओलंपिक्स देख लो, लगातार हरियाणवी जो रेसलर थे वो मेडल पे मेडल लाए जा रहे थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को टैकल करने के लिए भी काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च करे। इकोनॉमिक ग्रोथ का असर जो हरियाणा के सोशल इंडिकेटर्स हैं उन पे भी पड़ रहा था, जो लगातार इंप्रूव होते जा रहे थे। 2009 में टीवी के ऊपर भी शो आया था ना नाइस देश लाडो। उसका भी पूरा थीम यही था कि हरियाणा में फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में और अवेयरनेस फैलाई जाए। और 2010 के अंदर आप कॉमनवेल्थ गेम देखोगे, हरियाणा की गीता फोगाट ने रेसलिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था। आने वाले सालों में हरियाणा की इमेज और बदलती है। हरियाणा से निकले कई सारे एक्टर जैसे रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, जयदीप अहलावत, ये बॉलीवुड में काफी अच्छा करने लगते हैं। पुष्पेंद्र बाबूजी, हवा में प्रणाम बाबूजी, हवा में प्रणाम। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी प्राउडली अपनी हरियाणवी आइडेंटिटी को ओन किया है। अब 2016 आप देखोगे तो हरियाणा की हिस्ट्री में काफी पॉपुलर जाट आंदोलन था, जो काफी वायलेंट भी हो गए थे और स्टेट को कई दिनों तक पैरालाइज करके रख दिया था। हरियाणा में 6 दिन से सुलग रही जाट रिजर्वेशन की आग अब गली गली भड़क उठी है। आलम यह है कि जाट आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा के बाद रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ तक कि रोहतक में हिंसा फैलाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। इस पर तो डिटेल में कभी अलग से एक वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन 2016-17 में जब इंटरनेट सस्ता और एक्सेसिबल होने लगा तो हरियाणा में कुछ और बदला। हरियाणवी जो क्रिएटर हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे काफी तेजी से पॉपुलर होने लगे। ललित शौकीन, अमित भराना, कैरी मिनाटी, बहुत सारे क्रिएटर लगातार पॉपुलर होते चले गए। सपना चौधरी जो एक डांसर है, उनके गाने इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि नॉर्थ इंडिया की हर शादी में इन्हीं के गाने चलते थे। नीरज चोपड़ा जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हरियाणवी भाषा में बात करते हैं, उनसे कितने ब्रांड अपना एंडोर्समेंट करवाते हैं, तो वो के कवर पे भी आ चुके हैं। पॉइंट ये है कि जिस कल्चर को कुछ टाइम पहले तक गवारों वाला समझा जाता था, आज उस हरियाणवी कल्चर को लोग प्राउडली ओन कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम में भी इसको काफी रिस्पेक्ट मिल रही है। अंकित बयानपुरिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। आपका जो 75 डे चैलेंज है उसमें क्या करते हैं?
उसमें 5 रूल फॉलो करने आ रहे हैं। और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ी तेजी से मेन स्ट्रीम में आ रहा है। अगले 4-5 सालों में मेरा प्रेडिक्शन है कि ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे 3-4 जो ग्लोबल आइकन है वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से भी निकलेंगे। एक पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूँ, यूट्यूब पे जाके एक बार किससे गाना सुनना, समझ में आ जाएगा कितने डीप लिरिक्स होते हैं हरियाणवी गानों के अंदर भी। लेकिन ऐसा नहीं कि हरियाणा में सब कुछ बहुत रोदी चल रहा है। पिछले साल हरियाणा में भारत का सबसे वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा था। इसकी वजह से हरियाणा के अंदर जो माइग्रेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और पंजाब की तरह लोग फॉरेन जाने का जो ट्रेंड है यहाँ पे भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे। राम राम भाई सारे भाइयों ने, यो भाई पुनामा जंगल यूएसए की डोंग की तार यहाँ, ये 7-8 भाई हैं, ये सारे हरियाणा के हैं। को 20 लाख देगा रहा, को 30 लाख देगा रहा, को भाई किला ही बेच कर रहा है। गारंटर की सेवा फोन नहीं उठाता। बाम हम तो कम से कम 15 दिन हो गए ना पानी, किते किते पानी मिला। तो भाई देख ये तो भाई ये 15 साल का है, यो भाई 16 साल का है। इन्हें घर के वो भाई तो भाई ये बताऊं किला बेच कर है भाई 2 नंबर तो नहीं हो भाई। हरियाणा के कई सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि लड़की तो बाहर के स्टेट में जा जाके शादी करने पे मजबूर है। वैसे अगर ओवरऑल देखो तो हरियाणा का सेक्स रेशियो पिछले 10-15 सालों में काफी इंप्रूव हुआ है। 2011 के सेंसस में इनका सेक्स रेशियो 834 था, यानी कि सबसे खराब था, लेकिन उससे इंप्रूव होकर 2022 में 922 पे पहुंच गया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में कहते हैं रेशियो फिर से नीचे जा रहा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब की तरह यहाँ पर भी ड्रग कल्चर का असर देखने को मिलने लगा है। पंजाब के बॉर्डर्स पर जो हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें 90% ड्रग के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ड्रग्स पंजाब की तरह खुलेआम यहाँ पर भी बिकने लगी है। नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा के 22 में से 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीवियर ड्रग एडिक्शन हो चुका है। Hailing from Haryana, the patient was reportedly a drug addict and swallowed a knife when he didn't get the cannabis. हॉस्पिटल की ओपीडीज में ड्रग एडिक्शन के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये पिछले 10 सालों में स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। अगर आप हरियाणा में रहते हो तो आने वाले इलेक्शन में इसको आपको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के साथ जो हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं और ये बहुत स्कैरी है। हरियाणा तो देसी लोगों का गाँव है, यहाँ से कितने सारे यूथ आर्मी में जाते हैं, तो इसको हम ऐसे नशे में डूबते हुए नहीं देख सकते। बाकी ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।